प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देहरादून हरिद्वार समेत कई जिलों के डीएम बदले। सरकार ने 45 अधिकारियों के दायित्वों में किया भारी फेरबदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज टिफिन मीटिंग, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज पर करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं से विकास कार्य और सरकार के कामों का भी लेंगे फीडबैक। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की मुलाकात। गढ़वाल में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर की बातचीत। गढ़वाल के क्षेत्रों को देहरादून हवाई मार्ग से जोड़ने की मांग। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क 29 घंटे बाद बहाल, 400 से अधिक वाहन निकाले गए। एनएच में फंसे हुए यात्रियों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस दोबारा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करेगी। केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा दोबारा शुरू करने की तैयारी में कांग्रेस है और 10 से 12 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है। तो देखिए 10 से 12 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है और तारीख तय की जा सकती है। तो देखिए यात्रा की तारीख दोबारा तय की जा सकती है। और ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस दोबारा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करेगी। बता दें कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू की थी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कांग्रेस अब दोबारा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करने जा रही है और केदारनाथ में आई आपदा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये माना जा सकता है कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा था, दिल्ली समिति ने तो वो यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब एक बार फिर से प्रतिष्ठा यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के द्वारा। क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इसके? की शुरुआत फिर दोबारा से यहाँ पर कांग्रेस करने वाली है। और जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इसको जो केदारनाथ में आपदा आई थी, केदारनाथ क्षेत्र में जिस तरीके से आपदा अभी हाल ही में आई है, उसके बाद में इसको स्थगित कर दिया गया था। तो लेकिन अब फिर से जो है यहाँ पर कांग्रेस ने तैयारी की है कि जो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो इस दौरान निकाली जाएगी और 10 से 12 तारीख के बीच में कभी भी जो है इस यात्रा को निकाला जा सकता है। तो पूरी तैयारियों में जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस लगी हुई है और यहाँ पर बात करें क्योंकि जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी इससे पहले, तो दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था उसके विरोध में जो है इस यात्रा को निकाला गया था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया, केदारनाथ में जिस तरीके से आपदा आई तो जिसमें इस यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से 10 से 12 तारीख के बीच में यात्रा को निकालने की तैयारी जो है वो कांग्रेस की है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो यात्रा है, यात्रा के चलते जो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा है इसके चलते जिस तरीके से यहाँ पर जो सोना चोरी वाला जिस तरीके से मामला केदारनाथ मंदिर को लेकर के यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी में जो है कांग्रेस इस समय जुटी हुई है और 10 से 12 के बीच में इस यात्रा को निकाला जाएगा। जो बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो अभी हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हुए, तो अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सीधी नजर केदारनाथ उपचुनाव पर है। तो क्या इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जो ये यात्रा है इसके लिए सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर एक मंच पर इकट्ठा भी होंगे? तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो यात्रा है ये चुनाव के मद्देनजर एक संजीवनी साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए? जी
बिल्कुल पायल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मंगलोर और बद्रीनाथ का जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उनको जीत जिस तरीके से मिली, उसके बाद में अब केदारनाथ सीट पर जो है उपचुनाव होना है, उसको लेकर के जिस तरह से पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, केदारनाथ प्रदेश का जो यात्रा है इस दौरान निकाली जा रही है कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं जो है इससे भी इनको फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अपने सरकार के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर विरोध दर्ज करती आई है, हंगामेदार सत्र भी जिस तरीके से अभी विधानसभा का सत्र रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ा फायदा जो है इस दौरान केदारनाथ की जो यात्रा इस दौरान निकाली जा रही है, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही है, तो इसका जो फायदा है इनको उपचुनाव के दौरान भी मिल सकता है जी। जो बिल्कुल विनय, तो अब चुनाव के मद्देनजर, केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर ये यात्रा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और अब 2 दिवसीय और ये यात्रा पूरी की जाएगी। केदारनाथ में जलाभिषेक कर इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री राकेश नैनवाल सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राकेश नैनवाल ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर उत्तराखंड भाजपा का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रामनगर को नगर निगमों को बदला गया है और अन्य नगर पंचायतों को नगर पालिका में बदला जा रहा है, जिस कारण नगर निकाय चुनावों में देरी हो रही है। भाजपा हर समय चुनाव मोड में रहती है। जगहों पर जो हमारा नगर पालिका इनका विस्तार हुआ है, कहीं पर नई नगर पालिकाएँ बनी हैं, कहीं नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है, तो क्योंकि इस सब चीज़ में प्रक्रिया में एक समय लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब आने वाले समय उत्तराखंड का विस्तार तो उनको करना ही है। अगर मान लिया पहले से ग्राम सभाएं थी और आज वो अगर नगर पंचायत बनने की स्थिति में है तो हम उनको वहीं छोड़ देंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हमारा स्वयं रामनगर का भी विस्तारीकरण हुआ है। इस प्रकार से जगह जगह पर क्षेत्रों में जो हुआ है उसको लेकर गतिविधियाँ चल रही हैं, काम चल रहा है और ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में बड़ा माहौल खराब किया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन सबको भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में पता है कि हम लोग किस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जुटा हुआ है, इसलिए विपक्ष तो सब चीज़ें बोलते रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। और अतिशीघ्र पंचायतों के चुनाव भी होंगे, निगमों के चुनाव भी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आज अगर चुनाव करा लें, लेकिन चूंकि उसकी एक प्रक्रिया है और जब हम चुनाव आयोग को भेजते हैं तो सारा जो विस्तार हुआ है, सब चीज़ों का हुआ है, उसका एक पूरा व्यवस्थित तरीके से जब बन जाएगा तो उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ के लोगों पर एक युवक ने अभद्र भाषा का उपयोग कर धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आक्रोशित पहाड़ी मूल के लोगों ने कोतवाली विकासनगर में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस टीम ने आरोपी रहीश मलिक को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में एक वक्तव्य प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है पहाड़ के लोगों को गालियां देने की बात प्रकाश में, साथ ही साथ इसमें व्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकासनगर कोतवाली में। चूंकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियां देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान के अंतर्गत रुड़की में आयोजित 36वीं राज्य स्तरीय विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पहली बार प्रतिभाग किया। जोशीमठ टेबल टेनिस परीक्षण शिविर के होनहार 10 खिलाड़ी बालक बालिकाओं की टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए विद्या भारती विद्यालय टीम की स्पर्धा के अंडर 14 आयु वर्ग में संपूर्ण उत्तराखंड प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक साथ 5-5 गोल्ड मेडल यानी कुल 10 स्वर्ण पदक अपने विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ के नाम करते हुए जोशीमठ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरे हुए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्रिपरिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। राजधानी देहरादून में जागर ढोल संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। देहरादून जागर ढोल संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया। हमारी उत्तराखंड की सरकार लोक कलाओं को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सभागार में हमने साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले नवोदित उदयमान हमारे जो प्रतिभावान साहित्यकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके प्रोत्साहन की भी हमने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हम हर 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनका प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। जो भी सहायता करनी है उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल में भी जो हमारे लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकार थे, उनको भी हम लोगों ने एक पैकेज देकर उस समय कोरोना काल में एक सहायता का प्रावधान किया था। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को भी प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का भी ये भी प्रावधान किया गया है। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता का अभियान चलेगा। हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने सदस्यता ली। इस दौरान विधायक लाल कुआं, विधायक काला डूंगी और नैनीताल जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी पार्टी की सदस्यता ले रही है। प्राथमिक सदस्यता का काम पूरा होने के बाद समीक्षा होगी और इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। हल्द्वानी से 2 से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान सांसद अजय भट्ट ने ये कहा। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और शून्य सदस्यता इस समय मानी जाएगी। 3 साल के बाद हमारी सदस्यता का नवीनीकरण होता है। सबको दोबारा से सदस्यता लेनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 तारीख को सदस्यता ली है। उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलवाई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख को सदस्यता दिलवाई है। हम सब ने आज 4 तारीख को सदस्यता ली है और पूरे देश में इसी तरह जिला स्तर पर सभी हमारे प्रमुख लोग और आम कार्यकर्ता सदस्यता ले रहे हैं। और गढ़वाल की हिमालयी पहाड़ियों से दुर्लभ पुष्प ब्रह्मकमल खिला है। लोक मान्यताओं के तहत ब्रह्मकमल पुष्प को भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। तो वहीं 17,000 फीट की ऊंचाई पर उगने वाला दुर्लभ उच्च हिमालयी पुष्प फेन कमल हिम कमल माता पार्वती को समर्पित है, जो इन दिनों उच्च हिमालय से लेकर दुर्लभ हिम पुष्प खिलते नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र के रहवासी इन दुर्लभ पुष्पों के खिलने का इंतजार करते हैं। लंबे समय से यहाँ पर ब्रह्म कमल और फैन कमल, कस्तूरा कमल आदि दुर्लभ प्रजाति के काफ़ी सारे पुष्प जो मैंने देखे वो बहुतायत से खिले हुए हैं इस बार। तो ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में इस प्रकार से ये दुर्लभ प्रजाति के फूलों का इस प्रकार खिले होना पर्यावरण प्रेमियों और हम सभी पर्यटकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और
सभी पर्यावरण प्रेमियों से और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन प्रजातियों के संरक्षण में अपना योगदान दें और प्रकृति के इस दुर्लभ नज़ारे का आनंद ले, यहाँ आकर बहुत संख्या में आकर, और इन्हें कोई क्षति न पहुँचाएं बल्कि इनके संरक्षण में अपना योगदान दें। खासकर फैन कमल जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पुष्प माना जाता है और बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर खिला हुआ है जो हमने देखा है। और लोकपाल घाटी में हम अक्सर जाते रहते हैं तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो इस बार बहुत आसानी से दिख रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण मलबा और पत्थर लगातार गिर रहा है। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। उक्त क्षेत्र में निवासरत परिवारों को पूर्व में ही धर्मशाला एवं परिजनों के यहां भेजा गया है। अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी, आपदा प्रबंधन अधिकारी कंट्रोल रूम से लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सचेत किया जा रहा है। और उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो यहां अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य के विशेषकर पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4, 5 और 6 सितंबर को प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटों में वर्षा की बात करें तो उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश मिली है, जैसे कि बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद में। आगे आने वाले टाइम की बात करें तो जो है आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जो है उत्तराखंड में 4, 5, 6 को ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और उसके बाद जो है 7 तारीख से कह सकते हैं 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती है। तो अभी आप देहरादून के मौसम वैज्ञानिक को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्य के विशेषकर पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4, 5 और 6 सितंबर को प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। तो वहीं उन्होंने बताया कि 6 सितंबर तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, लगातार पूरे देश भर में मानसून सक्रिय है और कई राज्यों में वर्षा हो रही है। देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हरिद्वार के व्यस्ततम इलाके रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती हो गई, जिसके बाद डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा।
दो लोग नदी में मछली पकड़ने गए। इस दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छे पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके चलते रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए बीच मझधार में फंसे दोनों लोगों को एक एक कर बामुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तब जाकर रेस्क्यू कर निकाले गए लोगों और रेस्क्यू की टीम ने राहत की सांस ली। और चंपावत के संतोला के पास बंद नेशनल हाईवे को 26 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं खोला गया है, जिस वजह से यात्रियों की हालत खराब है। लोगों का कहना है कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी नेशनल हाईवे को नहीं खोला जा सका। पुराने मशीन को खोलने के लिए लगाया गया है। कुल मिलाकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। लोग नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बंद पड़े एनएच के हिस्से को लोगों के द्वारा पैदल मार्ग के जरिए पार कर आगे की यात्रा की जा रही है। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर जगजीतपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में देवेंद्र प्रधान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देवेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। अब संगठन ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे की, तो अपना यही एक अभी तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। फिलहाल तो जो है हमारा पूरा फोकस जो है 10 करोड़ सदस्य बनाने का जो एक अपना लक्ष्य है उसे पार करने पर है, और इसी के निमित्त हमारी आजकल बैठकें चल रही हैं और अभी पूरा फोकस हमारा जो है सदस्यता अभियान पर। निकाय चुनाव तो आप भली बात जानते हैं, चाहे रुड़की हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तराखंड हो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये तो निकाय चुनाव तो हम एक तरफा जीत ही रहे हैं, इसमें तो देखिए, राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और नई जिम्मेदारी मिलने पर जगजीतपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में देवेंद्र प्रधान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें कि देवेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएंगे, और साथ ही कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। तो देखिए, राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।